थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हम एल एफ पीज पर डिस्कस कर रहे हैं और इस पर हमारे तकरीबन 2 लेक्चर हो चुके हैं। एल एफ पीज क्या होते हैं और इसमें हम कौन कौन से पैरामीटर्स स्टडी करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 लिवर एंजाइम्स होते हैं, एक को ए एल टी और एक को ए एस टी कहा जाता है। बेसिक एंजाइम्स हैं ए एल टी और ए एस टी। ए एल टी पर काफ़ी बहस हम कर चुके हैं। एलानीन ट्रांस अमाइनेज, इसकी एब्रीवेशन है एलानीन ट्रांस अमाइनेज। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये हमारे लिवर के हेपेटोसाइट्स में पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स लिवर के हेपेटोसाइट्स में पाए जाते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन्स की एक अमीनो एसिड्स ग्रुप को दूसरे अमीनो एसिड्स ग्रुप में चेंज करना। क्योंकि जब तक हमें इनकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तो हमें अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। पिछले लेक्चर में मैंने अर्ज किया था कि बेसिकली एएलटी का मकसद ये नहीं कि इससे हम कोई बीमारी पकड़ सकें या कोई चीज़, ये तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। एक्चुअली एएलटी को कुदरत ने हमारे लिवर के हर एक सेल में रख दिया है। हमारे लिवर के हर एक सेल में कुदरत ने इस एएलटी को रख दिया है। ये क्या करते हैं, ट्रांस अमाइनेज, यानी एक अमाइनो ग्रुप से दूसरे अमाइनो ग्रुप में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक। और एएलटी एलानीन को, जैसे इसका नाम से जाहिर है, एएलटी क्या करता है, एलानीन को पायरोवेट में कन्वर्ट कर सकता है और इंटर कन्वर्शन करता है। एलानीन से पैरोवेट, एलानीन से पैरोवेट। प्लीज अगर माइक्स आप अपने म्यूट रखेंगे तो डिस्टर्बेंस कम होगी। एलानीन से पायरोवेट में कन्वर्ट करता है एएलटी, थोड़ा सा यह हमें याद रहेगा। इसी तरीके से दूसरा एंजाइम एएसटी जो आज हम डिस्कस करेंगे, एएसटी। जब भी हमारे पास एलएफटी की रिपोर्ट्स आती हैं तो सबसे पहले हम इन 2 एंजाइम्स को देखते हैं, एएसटी, एएसटी। फिर वही कि सबसे पहले हमें इसकी एब्रीवेशन का पता होना चाहिए। एएसटी एस्पर्टेट एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज, एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज। इसका पूरा नाम है एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज, एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज, एएसटी। जैसे वो एलानीन ट्रांस अमाइनेज था, ये एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज है। और एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज भी अमाइनो ग्रुप्स की इंटर कन्वर्जन करता है। अब एएसटी मेनली क्या करता है, जैसे नाम से जाहिर है कि ये एस्पर्टेट को, एस्पर्टेट एक अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड है एस्पर्टेट, उस एस्पर्टेट को एएसटी कन्वर्ट करता है ग्लूटामेट में, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। थोड़े से नाम मुश्किल होंगे, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया था कि मेरी कोशिश भी ये ना कि अब आपका लेवल जो है वो एमबीबीएस के लेवल के बराबर हो जाए, तो थोड़े से नाम तो मुश्किल होंगे। एस्पर्टेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है और फिर ग्लूटामेट को ऑक्जेलो एसीटेट में, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। याद रह जाए तो वेरी एंड गुड, नहीं तो कम से कम हमें ये आइडिया होना चाहिए कि एएसटी जो हमें एलएफटी में मिलता है, इससे पहले 2 लेक्चर्स एएलटी पे हो चुके हैं, ये तकरीबन सेम टू सेम होते हैं। एएसटी भी एक लिवर एंजाइम है जैसे कि एएलटी है, उसकी एब्रीवेशन एलानिन ट्रांसअमाइनेज, इसकी एब्रीवेशन एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज। वो भी
क्या करता है, वो एलानिन को पैरोवेट में कन्वर्ट करता है, हमारे लिवर के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। इसी तरीके से ये एंजाइम भी, एएसटी भी कन्वर्जन कर रहा होता है एस्पर्टेट अमीनो एसिड्स की ग्लूटामेट में और ऑक्जेलो एसीटेट में। ये इसका फंक्शन है। जैसे उस एएलटी के लिए दूसरा नाम था एसजीपीटी। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एएलटी जहां पर भी आपके सामने आएगा लैब वाले इसके साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं एसजीपीटी। एसजीपीटी सीरम ग्लूटामिक, सीरम ग्लूटामिक पैरोवेट ट्रांसअमाइनेज, सीरम ग्लूटामिक पैरोवेट ट्रांसअमाइनेज। इसी तरीके से ये जो ईएसटी है इसके साथ आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा होता है एसजीओटी, एसजीओटी। ईएसटी भी लिखा होगा, ब्रैकेट में साथ लिखा होगा एसजीओटी। एसजीओटी से क्या बनता है, सीरम ग्लूटामिक, इसमें भी सीरम ग्लूटामिक, ये दोनों में सेम है, सीरम ग्लूटामिक, इसलिए ये आसान है। सीरम ग्लूटामिक यहां पर था पैरोवेट ट्रांसअमाइनेज, जहां पर था पैरोवेट ट्रांसअमाइनेज। क्यों पैरोवेट क्यों था कि एएलटी क्या करता है, एलानिन को पैरोवेट में कन्वर्ट करता है, ताकि बिल्कुल आपको न भूले, एलानिन को पैरोवेट में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए उसके साथ आता है एसजीपीटी। ये चूंकि एस्पर्टेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है, ऑक्जेलो एसीटेट में, तो इसलिए इसके साथ एसजीओटी आता है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसेटिक ट्रांसअमाइनेज, ऑक्सेटिक ऑक्जेलो एसेटिक ट्रांसअमाइनेज। तो ये इनके दो दो नाम हो गए, उसका नाम एएलटी और एसजीपीटी, इसका नाम एएलटी और एसजीओटी, एसजीओटी। अब यहां से हमें दोनों की एब्रीवेशंस क्लियर हो गई। ये कहाँ पाए जाते हैं, लिवर में। मैं क्योंकि थोड़े से आज स्टूडेंट्स भी शामिल हुए तो मैं जस्ट एक मिनट के लिए इसको थोड़ा सा रिकैप करूंगा। जैसे मैंने बताया था कि एएलटी और एएसटी दोनों कहाँ पाए जाते हैं, लिवर में। पहली बात, लिवर में कहाँ पाए जाते हैं, लिवर के सेल्स में, जिनको क्या कहा जाता है, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स। उन हेपेटोसाइट्स के अंदर ये दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, एएलटी और एएसटी। हर हेपेटोसाइट्स के अंदर एएलटी और एएसटी। अच्छा, लिवर के अलावा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि ये हार्ट के सेल्स में भी पाए जाते हैं, ब्रेन में भी, मसल्स में भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये किसमें पाए जाते हैं, लिवर में। तो इसलिए इनको हम मोस्टली लिवर के डैमेज में इनको हम चेक करते हैं, एएलटी को और एएसटी को। और एएसटी बाकी जगहों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन एएलटी क्योंकि बाकी जगहों में ज्यादा नहीं पाया जाता, तो जब ये दोनों दोनों का लेवल हाई आ रहा हो ब्लड में, तो इससे फिजिशियन ये डायग्नोज करते हैं कि इसका मतलब है कि लिवर सेल इंजरी हो रही है, लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। अच्छा, ये एंजाइम्स बनाते कौन है, हेपेटोसाइट्स खुद। किन किन चीजों से बनाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीजें यूज करते हैं। और फिर इन्हीं एंजाइम से वो काम क्या ले रहे हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। वो एलानिन को पैरोवेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एस्पर्टेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एस्पर्टेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दो। मुख्तलिफ बॉडी की जो डिमांड होती है उसके मुताबिक ये एंजाइम्स हेपेटोसाइट्स की मदद से प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को बना रहे होते हैं, क्योंकि ये हेपेटोसाइट्स में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम इनको चेक कहाँ करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। पेशेंट का जो हम ब्लड लेते हैं वो तो हम यहाँ वेन से लेते हैं ना, हम उसके लिवर से डायरेक्ट तो नहीं चेक कर सकते। तो अब हम ब्लड से बेसिकली चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर एएलटी और एएसटी की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, एएलटी और एएसटी की क्वांटिटी कितनी आ रही है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि
इन हेपेटोसाइट्स की एक लाइफ स्पैन होती है और तकरीबन 200 to 300 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, यानी 200 से 300 दिन हेपेटोसाइट्स की जिंदगी होती है। जब हेपेटोसाइट्स अपनी जिंदगी पूरी करते हैं तो वो प्रोग्राम डेथ में चले जाते हैं। प्रोग्राम डेथ में उनके जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां पर उनका एक सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है कि अब इन सेल्स की डेथ का टाइम करीब आ गया है। तो इन सेल्स की प्रोग्राम डेथ हो रही होती है। प्रोग्राम डेथ का मतलब ये है कि अपनी लाइफ पूरी करके इसके लिए एक टर्म मैंने टेक्निकल लफ्ज यूज किया था, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस यानी अपनी लाइफ अपनी लाइफ ओके जो डॉक्टर ठीक है, खैर बेटा कोई बात नहीं। अपनी लाइफ पूरी करके अपनी लाइफ पूरी करके ये क्या होते हैं, एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, अपनी प्रोग्राम डेथ में चले जाते हैं। और इनकी जब प्रोग्राम डेथ होती है तो इनसे ये टूट जाते हैं सेल। जब ये टूट जाते हैं तो इनसे एएलटी और एएसटी, जब ये टूट जाते हैं तो इनसे एएलटी और एएसटी रिलीज होकर किस में आ रहे होते हैं, ब्लड में आ रहे होते हैं। तो अब जब इनकी प्रोग्राम डेथ होती है तो एएलटी और एएसटी का लेवल फिजियोलॉजिकल लेवल आ रहा होता है, जो मैंने पिछले दफा भी बताया था कि तकरीबन नॉर्मल एएलटी नॉर्मल जो है वो एएलटी 7 to 55 यूनिट पर लीटर आ रहा होता है। यानी जब हेपेटोसाइट्स की प्रोग्राम डेथ हो रही होती है तो एएलटी इतना रिलीज होता है कि ब्लड के अंदर हमें कितना मिलता है, कम से कम 7 और मैक्सिमम 55 यूनिट पर लीटर। पूरे ब्लड में नहीं, 1 लीटर ब्लड में 7 से 55 तक 7 to 55 यूनिट पर लीटर ब्लड में आ रहा होता है। एएसटी जो है, एएसटी एएसटी तकरीबन 8 to 48 यूनिट पर लीटर तक आ रहा होता है। यानी 8 to 48 यूनिट पर लीटर, 8 to 48 यूनिट पर लीटर ब्लड में आ रहा होता है। अब इसको हम कहते हैं नॉर्मल। यानी किसी बंदे का अगर एएलटी 55 से कम होगा तो हम कहते हैं जी नॉर्मल है, 48 से कम होगा तो हम कहते हैं जी नॉर्मल है। मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों नॉर्मल है। आपको एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर ये पता होना चाहिए कि वो क्यों नॉर्मल है। वो इसलिए नॉर्मल है कि इन हेपेटोसाइट्स की प्रोग्राम डेथ हो रही है। इन हेपेटोसाइट्स की क्या हो रही है, प्रोग्राम डेथ हो रही है। तो उस प्रोग्राम डेथ में यानी वो एपोप्टोसिस हो रही है, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर इनका लेवल अपनी रेंज में है। ये तो हर बंदे में हो रहा है। अभी इस वक्त मेरे अंदर भी प्रोग्राम डेथ हो रही है, आपके अंदर भी प्रोग्राम डेथ हो रही है। तो उस प्रोग्राम डेथ के नतीजे में हो सकता है कि मेरा एएलटी 35 हो, आपका 40 हो, किसी का 25 हो। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रही होती है, क्योंकि हर बंदे का बॉडी का एनवायरनमेंट अपना मुख्तलिफ है। इसलिए मेडिकल साइंस ने इसकी बड़ी वसी रेंज दी हुई होती है कि 7 to 55 या 8 to 48 यूनिट पर लीटर अगर आ रहा है इसको हम नॉर्मल मानेंगे। पहले तो अभी हमें नॉर्मल की समझ आ गई। एक्चुअली आई लाइक टू ट्राई दैट। सबसे पहले हमें इनकी एब्रीवेशंस का पता होना चाहिए। ये हैं क्या, दोनों लिवर एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, लिवर में, लिवर के किस जगह पर, सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में। काम क्या करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, कन्वर्शन कर रहे होते हैं अमीनो एसिड्स की। ब्लड में कैसे आते हैं, ब्लड में कैसे आते हैं कि जब हेपेटोसाइट्स टूटते हैं, जब हेपेटोसाइट्स की प्रोग्राम डेथ होगी तो ये लीक आउट करके ब्लड में आएंगे। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल की क्या साइंस है कि हम, अच्छा इसको जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। कभी आपने न्यूज सुना होगा कि इसका एएलटी जीरो हो गया जी,
या मैं इसको दवाई दूंगा तो जीरो हो जाएगा। इसलिए कि जीरो ये नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम डेथ हो रही है, वो फिजियोलॉजी है, उसको हमने नहीं रोकना, ना हम रोक सकते हैं। इन सेल्स की जगह नए सेल्स बनेंगे। हर सेल 200 से 300 डेज कंप्लीट करके, अब मेरे कई हेपेटोसाइट्स की आज डेथ हुई होगी, उनके 200 या 300 दिन पूरे हो गए, कई हेपेटोसाइट्स की कल डेथ होगी, कई की परसों होगी। तो जो हर रोज हेपेटोसाइट्स की डेथ हो रही होती है, बट दैट इज प्रोग्राम डेथ, दैट इज एपोप्टोसिस। तो प्रोग्राम डेथ में ये एक इंटरनेशनल रिसर्च डेटा है कि प्रोग्राम डेथ में मैक्सिमम एएलटी और एएसटी कितने होते हैं, 55 और 48। अब मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई होगी। इसको कहते हैं नॉर्मल रिजल्ट। अब एबनॉर्मल कैसे होता है? एबनॉर्मल ऐसे होता है कि इन्हीं हेपेटोसाइट्स पर एक तो इनकी अपनी प्रोग्राम के मुताबिक डेथ हो रही है, दूसरा इस प्रोग्राम के अलावा इन हेपेटोसाइट्स पर कोई नॉक्शियस एजेंट अटैक कर रहा हो। नॉक्शियस एजेंट पैथोलॉजी में हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन में, नॉक्शियस एजेंट। नॉक्शियस एजेंट कोई भी खतरनाक एजेंट, कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंट, मसलन वो अल्कोहल हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, वो ड्रग्स हो सकते हैं, वो कोई भी टॉक्सिन हो सकता है, कोई नॉक्शियस एजेंट। जब कोई नॉक्शियस एजेंट इन पर अटैक करता है तो उसके अटैक की वजह से एक तो प्रोग्राम डेथ होती है, उसके अलावा प्रीमेच्योर डेथ शुरू हो जाती है। प्रीमेच्योर डेथ यानी दो की तो प्रोग्राम डेथ होगी, इनकी तो मसलन ये इनकी प्रोग्राम डेथ हुई और साथ प्रीमेच्योर, ये समझाने के लिए मैं दो दो कह रहा हूँ, वैसे तो हजारों लाखों में एट ए टाइम हो रहे होते हैं। तो एक तो प्रोग्राम डेथ हो रही थी, अब प्रोग्राम डेथ के साथ साथ प्रीमेच्योर डेथ होना शुरू हो गई। प्रोग्राम डेथ के साथ साथ प्रीमेच्योर डेथ भी होना शुरू हो गई। तो जब प्रीमेच्योर डेथ होती है तो फिर प्रोग्राम डेथ की वजह से भी एएलटी और एएसटी ब्लड में आ रहे होते हैं, प्रोग्राम डेथ की वजह से। साथ प्रीमेच्योर डेथ, अच्छा प्रीमेच्योर डेथ के लिए लफ्ज क्या यूज होता है, नेक्रोसिस। जैसे इसके लिए लफ्ज था ना एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। तो प्रीमेच्योर डेथ को हम कहते हैं नेक्रोसिस, यानी कबल अज वक्त, प्रीमेच्योर डेथ, अपने वक्त से पहले किसी सेल का मर जाना, किसी सेल का डेथ में चला जाना, वो क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। तो अगर तो एपोप्टोसिस के साथ साथ इन सेल्स की नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो गई है, इन सेल्स की नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो गई है। तो नेक्रोसिस की वजह से अब एएलटी और एएसटी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फर्ज करें पहले किसी शख्स के मिसाल समझाने के लिए 4 सेल्स की डेथ हो रही थी, 4 सेल्स की, और उसमें एक में अगर 10 एएलटी रिलीज हो रहा था तो उसके ब्लड में 40 एएलटी और एएसटी आ रहे थे। अब 4 तो उसके प्रोग्राम डेथ में जा रहे थे, इसके अलावा 5 सेल्स प्रीमेच्योर डेथ में चले गए, तो उसके ब्लड में 50 एएलटी और आ जाएंगे। टोटल एएलटी कितना हो जाएगा, 90, समझाने के लिए। अब हमारे पास जब वो रिपोर्ट आएगी तो हम देखते हैं कि एएलटी कितना है जी, 90। तो डॉक्टर फौरन उसके नीचे निशान लगा देता है, अच्छा एएलटी 90 आ गया, ये तो बड़ा रेज्ड है जी। अब इसका मतलब क्या है, एज ए फिजिशियन जब आपके सामने वो रिपोर्ट आती है तो आप बाहर बैठकर क्या अंदाजा लगाएंगे कि 40, 45 या 50 या 55 तक तो ये प्रोग्राम डेथ थी। एक फिगर जेन में रख लेते हैं 40 या 50, 40 या 50 तक तो एएलटी और एएसटी की प्रोग्राम डेथ की वजह से आ रहे थे। अब अगर इस पेशेंट में 90 आ रहा है, फर्ज करें एएलटी 90 आ रहा है, एएसटी 80 आ रहा है, तो दोनों रेज्ड हैं, तो एज ए फिजिशियन मैं डायग्नोज कर लूंगा कि इसके सेल्स की प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, और वो डेथ क्या है, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। तो यूं जब एएलटी एएसटी मुझे रेज्ड मिलते हैं, एएलटी और एएसटी मुझे रेज्ड मिलेंगे,
तो अब फिजिशियन का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो इस नॉक्शियस एजेंट को ट्रेस करे कि लिवर पर किस चीज का अटैक हो रहा है। वो अटैक अल्कोहल का भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि वो शख्स शराबनोशी करता हो, किसी टॉक्सिन मटेरियल का भी हो सकता है, किसी ड्रग का भी। अच्छा, एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स यूज करने से भी एएलटी रेज हो जाते हैं, क्योंकि जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं। तो लिवर में जब वो मेटाबोलाइज होती हैं तो हेपेटोसाइट्स को डैमेज करती हैं। जब हेपेटोसाइट्स डैमेज होंगे तो एएलटी रिलीज होगा। अच्छा, डॉक्टर बाजू का कह भी देता है, एलोपैथिक डॉक्टर कह रहे होते हैं कि अच्छा ये आपका इसलिए रेज्ड है कि आप मेडिसिन खा रहे हैं, जब मेडिसिन आप छोड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन छोड़ेंगे तो ठीक कैसे हो जाएगा? कई लोगों को हम भी कहते हैं कि आप मेडिसिन छोड़ के देखें, जब वो मेडिसिन एक हफ्ता नहीं खाते तो एएलटी नॉर्मल हो जाता है। क्यों? कि वो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, उसे कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, कि वो एलोपैथिक ड्रग्स इन हेपेटोसाइट्स की प्रीमेच्योर डेथ करा रही थी। जब वो ड्रग्स छोड़ते हैं तो इसकी प्रीमेच्योर डेथ रुक जाती है। जब डेथ रुकती है तो एएलटी का लेवल नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा सा ये सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हमने ज़हन में रखना होता है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि एएलटी नॉर्मल होता है और एएसटी रेज्ड होता है, तो उसमें फिर हमें दूसरी तरफ देखना होता है कि बॉडी के अंदर कोई हार्ट, मसल्स या ब्रेन के टिश्यूज की डेथ तो नहीं हो रही। यही तो कमाल है साइंस का और मेडिकल साइंस का, कि ये चीज़ें सिर्फ फिजिशियन को पता होती हैं। कि अगर दोनों रेज्ड हैं, एएलटी और एएसटी दोनों रेज्ड हैं, तो वो चूंकि एज ए फिजिशियन हमें पता है कि वो दोनों लिवर के हेपेटोसाइट्स में पाए जाते हैं, तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि लिवर के सेल्स की डेथ हो रही है, इंजरी हो रही है। अगर उनमें से मसलन एएलटी नॉर्मल है, एएलटी मोस्टली चूंकि लिवर में पाया जाता है और एएसटी दूसरी जगह भी पाया जाता है, तो अगर एएसटी रेज्ड है, सिर्फ एएसटी रेज्ड है, एएलटी नॉर्मल है, अब हम डायग्नोसिस को दूसरे एंड से सोचेंगे कि अगर लिवर के सेल्स की डेथ होती, अगर लिवर के सेल्स की इंजरी होती, तो फिर दोनों रेज्ड होते ना, क्योंकि दोनों दोनों एंजाइम्स पाए जाते हैं। सिर्फ एएसटी रेज्ड आ रहा है, तो फिर हम दूसरे साइड पे सोचते हैं कि कहीं पर इसमें कोई मसल्स के सेल्स की, कोई मस्कुलर सेल्स, स्केलेटल मसल्स की, या कहीं कोई किसी और ऑर्गन्स में से लीक आउट करके तो नहीं आ रहा, क्योंकि लिवर से अगर आता तो दोनों आते। तो ये थोड़ी सी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखना होता है। अब जहां तक हमें थोड़ा सा समझ आ गया कि नॉर्मल क्या होता है और एब नॉर्मल क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह अब आप इसके बाद आपको बड़ी आसानी होगी क्लिनिक पे कि हम क्यों कहते हैं कि 35 या 40 नॉर्मल है, 35 या 40 नॉर्मल है और 60 या 70 अब नॉर्मल है। 35-40 नॉर्मल से मुराद प्रोग्राम डेथ, प्लानिंग के मुताबिक डेथ हो रही है सेल्स की। और जब वो 40-50 को क्रॉस करते हैं तो अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि इस पर कोई नॉक्शियस एजेंट अटैक कर रहा है। फिर हम फर्दर डायग्नोसिस में जाते हैं। जब एलएफटी डिस्टर्ब होते हैं तो फिजिशियन फर्दर डायग्नोसिस में जाता है। और आजकल मौजूदा दौर में तो सबसे पहले फिर वो हेपेटाइटिस वायरोलॉजी कराता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हेपेटाइटिस वायरोलॉजी, कि आया इस सेल्स पर हेपेटाइटिस ए वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का अटैक तो नहीं है, जिसको हम आमतौर पर हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। तो फर्दर डायग्नोसिस के लिए फिर हम जाते हैं कि इन सेल्स पर किस चीज़ का अटैक हो रहा है, या बाज़ औक़ात वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होती है, जिसमें फिर आपका हेपेटाइटिस बी सी नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन फिर भी एएलटी एएसटी रेज्ड आ रहे होते हैं। ये दो पैरामीटर हो गए। एक तीसरा अहम तरीन पैरामीटर है, उसको भी थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं, वो है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, BILIRUBIN। यकीनन जब आप LFT के टेस्ट देखते हैं तो सबसे पहले ये पैरामीटर आ रहा होता है, सबसे पहले।
अभी भी मैं आपको एक LFT दिखाऊंगा। तो जब हम LFT की रिपोर्ट्स देखते हैं तो उन रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर ये वाला पैरामीटर आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और आगे उसकी रेंज आ रही होती है। अच्छा, इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो है 0.1 टू 1.2 या 1.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर, पूरे ब्लड में नहीं। छोटे छोटे चीजें हैं डॉक्टर साहबान, इनको आपने याद रखना है। पूरे ब्लड में नहीं, पूरे ब्लड में नहीं, ब्लड के 1 डेसीलीटर में। अब डेसीलीटर से क्या मुराद होती है कि मेरे अंदर 5 लीटर ब्लड है, तो मैं उसमें से 1 लीटर ब्लड लूं, फिर उस 1 लीटर ब्लड के 10 हिस्से बनाऊं। डेसी, डेसी, उस 1 लीटर ब्लड को 10 हिस्से बनाऊं, तो उसका जो 10वां पार्ट होगा वो डेसीलीटर कहलाता है। तो मेरे पूरे ब्लड के 1 लीटर के 10वें हिस्से में बिलिरुबिन कितनी होनी चाहिए? 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जब इससे एक्सीड करती है, एलिवेट करती है, तो फिर हम कहते हैं कि देयर आर सम पैथोलॉजीज। तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ALT और AST क्या है, एंजाइम्स, सारी डिटेल आ गई। अब बिलिरुबिन क्या है और कहाँ बनती है और ब्लड में कैसे आती है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फिजियोलॉजी, फिर मैं पैथोलॉजी पे आऊंगा। पहले फिजियोलॉजी, बिलिरुबिन क्या है, कहाँ बनती है और कैसे। जैसे मैंने उनको बताया था ना कि ALT क्या है, कहाँ बनता है, कहाँ होता है, क्या करता है, कहाँ से लीक आउट करके ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है। बिलिरुबिन कहाँ से आती है, कैसे आती है, और ब्लड में कितनी आती है, क्यों आती है। बिलिरुबिन बेसिकली हमारे जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, RBCs, चलिए इनको मैं RBCs, RBCs के अंदर यू नो बेटर दैट एक कंपाउंड होता है जो हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है। इसको कहा जाता है HB। हर RBCs फिल होता है, भरा हुआ होता है सॉरी, हर आरबीसीज, हर आरबीसीज फिल होता है किससे? HB से, हीमोग्लोबिन से। बड़ी बेसिक चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको डॉक्टर सुभान आपने गौर से सुनना है। आरबीसीज सेल है जिसको हम CBC में डिस्कस कर चुके हैं, एरेथ्रोसाइट्स। इसके अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अच्छा, ग्लोबिन्स तो प्रोटीन्स चेन्स को कहते हैं। ग्लोबिन्स प्रोटीन की चेन्स होती हैं, अल्फा ग्लोबिन्स और बीटा ग्लोबिन्स। वो भी कभी हम अपने उस पर जो है ना शेड्यूल के मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे। कभी हम थैलेसीमिया पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, वो उसमें उसका किरदार होता है ग्लोबिन्स का। हीम, अब ये हीमोग्लोबिन्स दो चीजों पर मुश्तमिल है, एक हीम पर और एक ग्लोबिन पर। हीम जो ग्रुप होता है, हीम ग्रुप, इसके अंदर फर्दर दो चीजें होती हैं, आयरन, आयरन और पोरफायरिन, आयरन और पोरफायरिन, ये दो चीजें हीम में पाई जाती हैं। हीम ग्रुप में आयरन और पोरफायरिन, इस पर ये मुश्तमिल होता है जो हीम कहलाता है। और दो चेन्स होती हैं, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स। ये सारी चीजें आपस में मिल के तो एक मालिक्यूल्स, एक पिगमेंट बना देती हैं जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन्स। और फिर वो हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन की तरसील करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इस आरबीसी की, डॉक्टर साहब जैसे हेपेटोसाइट्स की मैंने आपको लाइफ स्पेन बताई थी
200 से 300 दिन। तो आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ये आप जानते हैं, तकरीबन 4 मंथ, 4 महीने एक आरबीसीज की लाइफ होती है, 4 महीने। हेपेटोसाइट्स की लाइफ कितनी है? 200 से 300 दिन। आरबीसीज की लाइफ कितनी है? 120 डेज, 120 दिन। जैसे हेपेटोसाइट अपने प्रोग्राम के मुताबिक डेथ में जाता है, इसी तरीके से आरबीसीज भी तो 120 दिन पूरे करके अल्लाह हाफिज अपनी प्रोग्राम डेथ में चला जाता है, अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक प्रोग्राम डेथ में चला जाएगा। वही बात, आज मेरे कई आरबीसीज की जिंदगी पूरी हुई होगी, आपके अंदर कई आरबीसीज आज खत्म हुए होंगे, लेकिन वो हमें महसूस इसलिए नहीं होता कि चूंकि बॉडी की फिजियोलॉजी की ब्यूटी ये है कि जितने आरबीसीज प्रोग्राम डेथ में जाते हैं उतने नए बन रहे होते हैं, तो वो बैलेंस रहता है और बॉडी को कोई शार्ट फॉल महसूस नहीं होता। तो जब आरबीसीज अपनी प्रोग्राम डेथ में जाता है, यानी टूट जाता है ये, अब इसके अंदर से क्या रिलीज होगी? HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब रिलीज होती है तो वो ऑटोमेटिकली दो चीजों में टूट जाती है, हीम में और ग्लोबिन में। अब टूट गई, डिसइंटीग्रेशन हो गई ना। कभी मैं इंशाल्लाह इस पर भी बताऊंगा कि आरबीसीज बनते कैसे हैं और इनके अंदर HB आती कैसे है, वो भी एक लंबा प्रोसेस है। आज हम इसके टूटने को पढ़ रहे हैं। आरबीसीज टूटा, उसमें से HB डिसइंटीग्रेट हो गई, निकल गई, निकल के दो हिस्सों में तकसीम हो गई, हीम में और ग्लोबिन में। ग्लोबिन अलग हो गई और हीम अलग। हीम में फिर दो चीजें थी, एरन और पोरफायरिन। एरन एरन रिसर्कुलेट हो जाएगा दोबारा, फिर इसकी एक अपनी कहानी है कि वो रिसर्कुलेट होकर फिर आरबीसीज बनाएगा। दूसरा जो ग्रुप है पोरफायरिन, पोरफायरिन पर मुख्तलिफ इंजाइम्स एक्ट करते हैं। अगर आपको याद रह जाए तो इस पोरफायरिन पर और हीम ग्रुप पर एक इंजाइम है जिसको हीम ऑक्सीजिनेज कहते हैं, हीम ऑक्सीजिनेज। ये परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, थोड़े थोड़े नाम मुश्किल होंगे लेकिन इंशाल्लाह पढ़ने से ही आ जाएंगे। हीम पर एक इंजाइम एक्शन कर रहा होता है जिसको कहते हैं हीम ऑक्सीजिनेस, ये एंजाइम का नाम है, हीम ऑक्सीजिनेस। और इस हीम से एक नई चीज बन जाती है जिसको बाइलिवर्डिन कहते हैं। अभी बिलुरबन नहीं, अभी ये एक नई चीज बन रही है जिसको हम कहते हैं बाई, BI, इसको ऐसे याद रखना है, बाई, बेशक लिवर लिख दें, बाइलिवर्डिन, DIN, बाइलिवर्डिन या बाइलिवर्डिन। हीम था, हीम से पहले क्या थी? मैं जरा ऐसे कर दूं, HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ से आई? RBC से। पूरा रूट डॉक्टर सामान आपने याद रखना है। आरबीसी, आरबीसी टूटा, HB, HB टूटी, वहां से हीम और ग्लोबिन निकला। हम हीम को स्टडी कर रहे हैं। हीम पर हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम्स ने एक्ट किया और क्या बन गया? बाइलोवर्डीन। अब इस बाइलिवर्डीन पर एक और एंजाइम है जिसको बाइलिवर्डीन रीडक्टेज कहते हैं, अगर याद रह जाए तो। इस एंजाइम का नाम भी इसी के साथ ही मिलता है, बाइलिवर्डीन रीडक्टेज। अगर नाम भूल जाए तो जस्ट इतना याद रख लेना कि एक एंजाइम एक्शन कर रहा है, बस फिर भी काफी है। बाइलिवर्डीन रीडक्टेज। हीम पर एक एंजाइम ने एक्शन किया और क्या बन गई? बाइलिवर्डीन। बाइलिवर्डीन पर फिर एक एंजाइम एक्शन कर रहा है जिसका नाम है बाइलिवर्डीन रीडक्टेज। और अब इसके नतीजे में बाइलिवर्डीन पर जब ये एंजाइम एक्ट करता है तो इसके नतीजे में बनती है बिलुरबिन, बिलुरुबिन। ये बन गई बिलुरबिन। और ये तमाम प्रोसेस ब्लड में हो रहा है, तो अब बिलुरबिन ब्लड में जो है वो रिलीज होके फिर रही होती है। ये
बिलीरुबिन, ये ब्लड में ऐसे आ रही होती है। इसी को जब हम टेस्ट करते हैं, मरीज का सैंपल लेते हैं LFTs के लिए, तो एक तो वो दो एंजाइम्स चेक करेंगे, उसके अलावा पैथोलॉजिस्ट लेबोरेटरी वाला इस बिलिरुबिन की मिकदार को चेक करता है। अब आपको थोड़ा सा आज इतना समझ आ गया होगा, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे रोल्स हैं, जेंडस में इसका क्या किरदार है, बड़ी एक खूबसूरत कहानी है जो अगले लेक्चर में होगी। आरबीसी टूटा, एच बी हीम, हीम पर एक एंजाइम ने एक्ट किया तो बाइलिवर्डिन, बाइलिवर्डिन पर एक और एंजाइम ने एक्ट किया तो ये बन गए बिलिरुबिन। यही बिलिरुबिन अब लेबोरेटरी वाला मेजर करके हमें बता रहा होता है, जो हमें LFTs पर सबसे ऊपर आ रही होती है। मैं एक रिपोर्ट आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा। ये ये डॉक्टर साहबान आपको नजर आ रही होगी, ये एक रिपोर्ट है। इसकी ऊपर लिखा हुआ है लिवर फंक्शन टेस्ट LFT। बिल्कुल आपके क्लिनिक पर भी यही रिपोर्ट्स आती है। इसका पहला जो पैरामीटर है वो है बिलिरुबिन टोटल, जिसको मैं अगली दफा फिर एक्सप्लेन करूंगा कि इसको टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है। तो बिलिरुबिन टोटल इस पेशेंट्स की कितनी आ रही है, 0.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। नॉर्मल मैंने आपको लिखवाई है तकरीबन 1.2 तक, इस लेबोरेटरी में 2 तक आप नॉर्मल समझ लें, यानी कि 2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ये जो आ रही है 2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक ये क्या होती है, नॉर्मल होती है। इस पेशेंट्स की नॉर्मल है। बिलिरुबिन कितनी है, 0.3। अब ये बिलिरुबिन 0.3 कहाँ से आ रही है, वो ये सारी स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हीम, हीम से फिर बाइलिवर्डिन, फिर बाइलिवर्डिन से बिलिरुबिन, और अब ये बिलिरुबिन देखेंगे रिपोर्ट में आ रहा है 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नीचे ये वो पैरामीटर हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ALT ये लिखा हुआ है, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज भी इसको कहते हैं, ट्रांस अमाइनेज भी, इसको दोनों नामों से लिखा जाता है, नो इशू। ट्रांस अमाइनेज लिख दें तो भी ठीक है, अमाइनो इसने अमाइनो ट्रांसफेरेज लिखा है वो भी बात एक ही है। 38 यूनिट पर लीटर, इसने 50 लैब ने लिखा